वेलकम टू बैंकिंग बीट्स। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो आपको कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, ये सेविंग बैंक अकाउंट का ये फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक का। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी बात है कि बहुत बड़ा फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको देख के डरना नहीं है और सारी चीज़ें भरने के लिए नहीं होती है। तो जो आपको भरने के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊँगा, बस वही भर के आपको जमा करना है, बाकी चीज़ें आपको खाली छोड़ देनी है। दूसरा चीज़, आपको इसे ब्लैक या ब्लू पेन से भरना है। ठीक है, और कोशिश करिए कि जो भी भरे आप वो बड़े अक्षरों में भरे, ताकि मतलब क्लियरली भरे, ताकि जो भी स्टाफ है उसे वो ईजिली पढ़ा जा सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल लिखा हुआ है। ठीक है, ये CIF है। ठीक है, कोई भी जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है उसका दो पार्ट होता है, एक CIF का और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का। तो नया जब भी अकाउंट खुलता है तो उसमें CIF भी भरना जरूरी होता है। तो हमने हमारे लिए वही ये दिया हुआ है CIF का फॉर्म। ये फर्स्ट पेज जो है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म आपको खाली छोड़ देना है ऑफिस यूज के लिए। यहाँ पे डेट है, आप चाहे तो इसे भर सकते हैं। आपको ये वही डेट भरना है जिस डेट में आप ये फॉर्म बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डेट भर के बस बाकी आपको ये पूरा फॉर्म, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म जो भी है, पूरा का पूरा फॉर्म ऑफिस यूज के लिए है। तो आप इसे पूरा खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, हम सेकेंड पेज में चलते हैं। सेकेंड पेज में आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में डेट लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे डेट लिख देना है। ठीक है, जिस डेट में भी आप ये फॉर्म ब्रांच में जमा कर रहे हैं उसका डेट आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो जिसका भी अकाउंट खुलवाना है उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रीफिक्स है तो आप मिस्टर या मिसेज, मिस जो भी लगाते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद फर्स्ट नेम, तो आपका जो पहला नाम है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अगर कुछ मिडिल नेम है आपका तो यहाँ पे मिडिल नेम आपको लिखना है। मिडिल नेम में कुछ नहीं आप लिखते हैं तो आप इसे आप खाली छोड़ दीजिए। लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम का जगह है तो यहाँ पे आपको लास्ट नेम अपना लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मतलब आपका जन्म तिथि। तो जो भी आपका जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे। ठीक है, कौन सा साल। ठीक है, जो भी नंबर होगा हर एक नंबर एक एक बॉक्स में आप लिखिए ताकि ये क्लियर रहे। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में आपको जेंडर लिखना है कि आप मेल हैं, अगर पुरुष हैं आप तो आप मेल लिखिए, महिला है तो फीमेल लिखिए। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में आपको लिखना है मैरिटल स्टेटस, आपका शादी हो गया है तो आप मैरिड में टिक करिए, शादी नहीं हुआ है तो सिंगल आप इसमें टिक करिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ, और उसके बाद लिखा हुआ है कि फादर मदर या स्पाउस, मतलब आप किसका नाम दे रहे हैं। अगर आप फादर का नाम दे रहे हैं तो आप फादर में टिक करेंगे, अगर आप मदर का नाम दे रहे हैं तो आप मदर का नाम टिक करेंगे, और अगर स्पाउस का नाम दे रहे हैं, मतलब अगर आपका शादी हो गया है और आप पति या पत्नी का नाम देना चाह रहे हैं तो आप स्पाउस में टिक करेंगे। ठीक है, जनरली ये लेडीज का केस में होता है कि अगर शादी होने के बाद वो अपने हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं तो आप स्पाउस में टिक करके यहाँ पे नीचे में अपने हस्बैंड का नाम देंगे। तो चलिए हम फादर का नाम देते हैं। वैसे यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि फादर नेम इज मैंडेटरी इफ पैन इज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो तब तो आप अपने हिसाब से अपना फादर का नाम लिखिए, या स्पाउस या मदर किसी का नाम भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो यह लिखा हुआ है कि आपको फादर का नाम ही देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने फादर का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको मिस्टर मिसेज जो भी है लिख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का नाम दे देना है। ठीक है, फादर का जो भी फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद एक स्पेस देना है, अगर मिडिल नेम है तो कुछ मिडिल नेम दीजिए, नहीं है तो आप सीधा लास्ट नेम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी देना है। ठीक है, कि आप इंडियन हैं, अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियन में टिक करिए, अगर अदर्स है इंडियन के अलावा कुछ और है तो आप अदर्स में टिक करके यहाँ पे उस कंट्री का नाम देंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे देंगे। ठीक है,
उसके बाद ये जो ऊपर में हमने मोबाइल नंबर लिखा है, इसके अलावा आपका कोई मोबाइल नंबर है तो आप नीचे में यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी अपना दूसरा मोबाइल नंबर दे देते हैं। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई लैंडलाइन नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नीचे चलते हैं। अब हमारा ये पर्सनल डिटेल का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स। आप यहाँ पे सबसे पहले आईडी टाइप में आप क्या देना चाहते हैं। ठीक है, अब आप अगर पासपोर्ट देना चाहते हैं, पासपोर्ट यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप एनआरआई अकाउंट खुलवा रहे हैं तब तो कंपलसरी आपको पासपोर्ट देना ही देना है। तो आपके पास अगर आप अगर एनआरआई अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप पासपोर्ट पे टिक करके अपना डिटेल दे दीजिए। इसके अलावा अगर अगर आप वोटर आईडी कार्ड देना चाहते हैं तो आप वोटर आईडी कार्ड में टिक करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस देना चाह रहे हैं एज आईडी टाइप तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। नरेगा कार्ड देना चाह रहे हैं या फिर आप आधार कार्ड देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, तो आप जो भी दे रहे हैं यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ये जो भी लिखा हुआ है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, इससे इसमें से कोई भी आपको एक देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आधार यहाँ पे दे मतलब टिक कर सकते हैं अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे अपना आपको आधार का नंबर जो है आधार कार्ड का वो नंबर यहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आधार नंबर यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि इशूड बाई, कौन आपको इशू किया है। तो आधार कार्ड आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या UIDAI लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आप अगर वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ECI लिख सकते हैं। इशू डेट, ठीक है, कौन सा डेट में ये आपको इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी होता है उसमें एक डेट लिखा हुआ होता है इशू डेट, तो उसके हिसाब से देख के आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का इशू डेट लिख देना है। ठीक है, और उसका एक्सपायरी डेट, अगर कुछ एक्सपायरी डेट है तो आपको लिख लेना है और अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक्सपायरी डेट अप्लीकेबल है तभी आपको लिखना है। जनरली ये पासपोर्ट वगैरह के केस में एक्सपायरी डेट भी वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो अगर आप ऐसा कोई आईडी कार्ड दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं अब एड्रेस डिटेल में। ठीक है, भी लिखा हुआ है एज पर प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिटेड एट अबव, मतलब यहाँ पे आप जो भी जमा कर रहे हैं लाइक आधार कार्ड या नरेगा कार्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का द्वारा इशू किया हुआ वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप इशू कर रहे हो उसमें जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो एड्रेस आप कौन सा दे रहे हैं पहले आप वो टिक करिए। मतलब आपका जो घर का अगर एड्रेस है तो आप रेसिडेंशियल में टिक करिए। मान लीजिए आपका बिजनेस का एड्रेस है तो आप बिजनेस में टिक कर सकते हैं। ऑफिस एड्रेस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे वो टिक करेंगे। ठीक है, तो आप अपना वो टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस आपका भर लेना है, जो भी आपके आईडी कार्ड में दिया हुआ है वो एड्रेस आपको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी या विलेज का नाम लिखना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप अपना दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट का नाम देना है। ठीक है, राज्य का नाम तो आप यहाँ पे दे दीजिए उसे। उसके बाद यहाँ पिन कोड है तो पिन नंबर भी आपको क्लियरली भर देना है। और उसके बाद यहाँ पे कंट्री का नाम, ठीक है, तो इंडिया हम लिख देते हैं। इस तरह से आपको पूरा एड्रेस सही सही और क्लियरली भर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इज द एड्रेस प्रोवाइडेड अबव योर करंट एड्रेस, मतलब जो आप यहाँ पे एड्रेस दिए हैं अगर आपका करंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है तो आप यस पे टिक करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं, ये आपका परमानेंट मतलब जो आप यहाँ पे एड्रेस भरे हैं वो आपका करंट एड्रेस नहीं है तो आप नो में टिक करेंगे। ठीक है, और अगर आप नो टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस आपको या लोकल एड्रेस जो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो होता है वो आपको देना है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि ये अगर आपका करंट एड्रेस है तो जो भी मान लीजिए आपका इन फ्यूचर आपका चेकबुक ATM वगैरह आएगा तो इसी एड्रेस पे आएगा। और अगर ये आपका करंट एड्रेस नहीं है तो आपको यहाँ पे नीचे में करंट एड्रेस देना है ताकि इस पे आपका जो भी करस्पॉन्डेंस हो बैंक के द्वारा वो हो। ठीक है, तो ये हमारा करंट एड्रेस ही है, हमने यहाँ पे यस टिक किया तो इसे हमें भरने का जरूरत नहीं है। तो आपका अगर ये करंट एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ पे आप अपना करंट एड्रेस दे देंगे। ठीक है, चलिए हमारा ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। फिफ्थ नंबर में लिखा हुआ है कि इफ़ द प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब जो भी आप प्रूफ ऑफ एड्रेस दे रहे हैं लाइक अगर आप इसके फर्स्ट पेज में जो आपने दिया है वहाँ पे अगर आप
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया हुआ, अगर आप वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं या आधार कार्ड दे रहे हैं या पासपोर्ट दे रहे हैं, उसमें आपका जो एड्रेस है उसके अलावा अगर आप कोई एड्रेस देना चाह रहे हैं, करंट एड्रेस आपका डिफरेंट है, तो आपको कोई लोकल एड्रेस का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, और प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक यूटिलिटी बिल आप दे सकते हैं, पीपीओ या एफ पीपीओ आप दे सकते हैं, प्रॉपर्टी या म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए नॉर्मल भाषा में अगर बोला जाए तो आपके पास अगर लाइट का बिल आता है तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी अगर ज़मीन वगैरह है तो उसका म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट आप देते हैं तो वो दे सकते हैं, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, किस पर्पज़ से रहता हूँ, वो आप मतलब लिख के दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका लोकल एड्रेस प्रूफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको उसका डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है या यहाँ पे डेट लिखना है। ठीक है, तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, जो भी हम एड्रेस दे रहे हो हमारा करंट एड्रेस है, तो हम इसे खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैक्स प्रूफ में यहाँ पे सबसे पहले पैन नंबर लिखना है, तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको बैंक के द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको पैन नंबर लिख के इसे छोड़ देना है। यहाँ पे दूसरा चीज़ लिखा हुआ है कि कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंट इन इंडिया ओनली, मतलब आप इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया के में ही टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, इंडिया के अलावा आप कहीं भी टैक्स नहीं देते हैं, तो आपको यस करना है। अगर ऐसा नहीं है, आप इंडिया के अलावा भी कहीं रहते हैं या टैक्स देते हैं, तो आपको यहाँ पे नो करना है और आपको फटका डिटेल भरना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इनकम एंड प्रोफेशन एक्टिविटी डिक्लेरेशन देना है। सबसे पहले ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है कि आप क्या ऑक्यूपेशन में हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कहीं काम करते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं या रिटायर्ड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कहीं वर्किंग नहीं है, या फिर आप हाउसवाइफ हैं। ठीक है, तो जो भी आपका है आप यहाँ पे अपना टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे टिक कर देते हैं। अगर आप कहीं बिजनेस करते हैं तो आप मतलब ट्रेडर हैं या ज्वेलरी का शॉप है आपका, सर्विस प्रोवाइडर है, एग्रीकल्चर है, जो भी है आप अपने यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देना है कि एनुअली आप कितना कमा लेते हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट देना ही है, तो आप यहाँ पे एनुअल इनकम अपना दे देंगे। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आप यहाँ बिजनेस में कुछ में टिक करते हैं तो आपको देना पड़ेगा कि आप क्या बिजनेस करते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली छोड़ देना है। ऑर्गेनाइजर नेम, अगर आप कोई सैलरी क्लास में हैं तो आप कहाँ पे मतलब काम करते हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल भर लेना है। ठीक है, अपना जो भी जगह में आप काम करते हैं उस जगह का नाम, लाइक मान लीजिए आप अगर किसी बैंक में काम करते हैं तो बैंक का नाम दे देना है। यहाँ पे डिजिग्नेशन देना है कि आप किस पोस्ट पे हैं। ठीक है, तो पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नन में टिक कर देना है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में कौन से आते हैं वो आपको यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि हेड ऑफ स्टेट हैं आप, या गवर्नमेंट हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, या फिर सीनियर गवर्नमेंट है, जुडिशियल मिनिस्ट्री ऑफिसर वगैरह सब है, तो वो सब आते हैं उसमें। ठीक है, तो आप इनमें से कोई नहीं ही होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे सीधा नन में टिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे अदर डिटेल भरना है। सबसे पहले यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन सा है। ठीक है, तो आप हिंदू जो भी हैं आप यहाँ पे अपना टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप जनरल में हैं, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट पूछा जा रहा है कि आप पे कितना आधारित है। ठीक है, मान लीजिए आपका शादी हो गया तो आपकी पत्नी अगर हाउसवाइफ हैं तो आप एक लिख सकते हैं, अगर आपके बच्चे भी हैं छोटे छोटे तो आप पे ही डिपेंडेंट होंगे तो आप टोटल नंबर जितना है वो लिख सकते हैं। अगर आप पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, मान लीजिए आप स्टूडेंट है और आप पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। तो इस हिसाब से आप अपना लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इलिटरेट, मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको यस में टिक करना है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पे नो में टिक करना है। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप यहाँ पे यस में टिक करेंगे। अगर यहाँ पे यस टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। ठीक है, मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको एक पहचान चिन्ह देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना कि हमारे बाएं आँख पे कोई दाग है या फिर जो भी कोई मोल है उसका आप मार्क दे देंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पे नो टिक करके इसे खाली छोड़ देना है। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस देना है।
ठीक है, तो आप रेसिडेंशियल इंडिविजुअल में टिक करेंगे। अगर आप एनआरआई वगैरह या फॉरेन में रहते हैं तो आपको ये सब टिक करना है, नहीं तो आपको चुपचाप रेसिडेंशियल इंडिविजुअल में टिक करके छोड़ देना है। यहाँ पे कस्टमर टाइप या स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आपका उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप सीनियर सिटीजन में टिक करेंगे। अगर आप बैंक के स्टाफ हैं तो आपको स्टाफ में टिक करके यहाँ पे पीएफ नंबर भर देना है, ठीक है, और नहीं तो आपको जनरल कस्टमर में टिक कर देना है। अगर आप माइनर हैं, मतलब 18 साल से छोटा है, तो आपको माइनर में भी टिक कर सकते हैं। अगर आप पेंशनर्स हैं, मान लीजिए आपको पेंशन मिलता है, 60 साल से ऊपर है आपका उम्र, तो आप पेंशनर में टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्सन विथ डिजेबिलिटी अगर कुछ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। बिलो एसएससी हैं तो आप यहाँ टिक करेंगे, एसएससी हैं तो यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। एचएससी हायर सेकेंडरी तक आप पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ टिक करेंगे, या फिर आप अगर ग्रेजुएट हैं तो यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इधर टिक करेंगे, तो आपको जैसा भी है आप इधर टिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देना है आपको कि बैंक का जो भी टर्म्स कंडीशन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के खोलने के लिए उससे आप सहमत हैं। बैंक आपका आइडेंटिटी और आपका एड्रेस प्रूफ आपका आधार कार्ड से वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। यूआईडीआई का जो साइट होता है उससे आपका सारा डिटेल बैंक टैली करेगा, ठीक है। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा देना है, रिसेंट का एक फ़ोटो आपको गम से लगाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डू नॉट स्टेपल, मतलब आपको पिन से स्टेपलर से स्टेपल नहीं करना है, ठीक है। आपको गम से पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पे काट के आपको लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना साइन कर देना है आपको, ठीक है। और अगर आप साइन नहीं करते, अगर आप थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको अंगूठे का निशान इधर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जगह का नाम लिख देना है और यहाँ पे आज का डेट। तो इस तरह से हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है। तो आपको अगर सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है, एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो आप सेविंग अकाउंट में यहाँ पे टिक कर देंगे। ये सब बाकी स्मॉल अकाउंट या करंट अकाउंट उसके लिए, तो आपको सेविंग अकाउंट में यहाँ टिक करके छोड़ देना है। यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, मतलब आपके अकाउंट में एक साल में लगभग कितना पैसा जमा हो सकता है वो आपको यहाँ पे देना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ही लिखना है, ठीक है। जो भी आपको लगता है वो आप लगभग लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में देखिए एटीएम कार्ड के लिए है। अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पे डिटेल भर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज टिक अप्रोप्रिएट बॉक्स, आपको जो भी चाहिए उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। तो अगर आपको एटीएम चाहिए तो आपको यहाँ पे यस टिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका नाम है वो आपको लिख देना है, जो भी आप चाहते हैं कि कार्ड पे आपका नाम हो, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर आप बहुत बड़ा नाम है तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होता है कार्ड पे, इसलिए यहाँ पे नाम आपसे पूछा जाता है कि आप क्या नाम उस पर रखना चाहते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इस तरह से है और आपको लगता है कि वो लगभग 15-16 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो आप मिडिल नेम हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी आपका जैसा मन हो आप कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो और उससे उस केस में अगर सेकंड फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट दोनों के लिए अलग अलग एटीएम चाहिए तो आप दूसरा नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा सिंगल अकाउंट है तो हम यहाँ लिख के उसे छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो आप नहीं टिक करेंगे। नेट बैंकिंग अगर आपको चाहिए तो आप टिक करेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे इसे भी, ठीक है। नेट बैंकिंग यहाँ पे दो तरह का होता है, सिर्फ व्यू के लिए भी दिया जाता है और सिर्फ और ट्रांजेक्शन के लिए भी दिया जाता है। तो आप जैसा चाहें आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ व्यू के लिए चाहिए तो आप व्यू में टिक कर देंगे, व्यू और ट्रांजेक्शन दोनों के लिए चाहिए तो आप ट्रांजेक्शन में टिक करेंगे। यहाँ पे एसएमएस अलर्ट पूछा जा रहा है आपको, मतलब जो भी आप लेन देन करते हैं उस पर आपको अगर एसएमएस चाहिए तो आप एसएमएस में टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो आप छोड़ देंगे इसे। यहाँ पे लिखा हुआ है चार्जेज एप्लीकेबल, मतलब एसएमएस जो भी आपका आएगा उसका चार्ज आपका लगेगा अकाउंट से। फोन बैंकिंग सर्विस अगर आपको चाहिए तो आप टिक कर दीजिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो आप टिक कर दीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। पासबुक अगर आपको चाहिए अकाउंट का, आपको चाहिए ही होगा तो आप यहाँ पे भी ऐसे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप अपने हिसाब से जो आपको चाहिए आप टिक कर दीजिए, जो नहीं चाहिए आप उसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉमिनेशन का फॉर्म है DA1 फॉर्म,
ठीक है। तो आपको अगर नॉमिनेशन चाहिए अपने अकाउंट में तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉमिनी का फैसिलिटी का जो क्या प्रॉफिट है हमें बताया गया है। ठीक है। एक्चुअली नॉमिनी का क्या प्रॉफिट होता है कि जब भी आपका इन फ्यूचर कभी डेथ हो जाता है तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो आप जिसे भी नॉमिनी बनाए रहेंगे उसको मिल जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाते हैं तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये पैसा लेने के लिए। तो मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि आप यहाँ पे टिक करके ये डिटेल भी आप यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इससे ये होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पासबुक में आपका नॉमिनी का नाम प्रिंट हो तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि नॉमिनी का नाम प्रिंट हो तो आप इसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो नॉमिनी का नाम हो अकाउंट में प्रिंट हो, पासबुक पे प्रिंट हो, इसलिए हम यहाँ पे मतलब टिक कर दिए। अब यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ नॉमिनी देना है। यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी का नाम भरना है। ठीक है। आप जिसे भी चाहते हैं नॉमिनी में देना उसका नाम आप यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है। नॉमिनी का नाम, खुद का नाम आपको नहीं लिखना है। फर्स्ट नेम, उसके बाद एक जगह छोड़ के लास्ट नेम, या मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, उसके बाद एक जगह छोड़ के लास्ट नेम आप दे देंगे। मोबाइल नंबर ऑफ नॉमिनी यहाँ पे बोला जा रहा है तो जो भी नॉमिनी का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देना है आपको डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी। ठीक है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है नॉमिनी का वो आप यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है। वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है इन केस ऑफ माइनर, मतलब नॉमिनी अगर माइनर है तभी आपको लिखने का जरूरत है, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। मतलब नॉमिनी अगर 18 साल से छोटा है तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। यहाँ पे रिलेशनशिप लिखना है कि आपका जो आप दे रहे हैं नॉमिनी वो कौन है आपका। ठीक है। अगर स्पाउस है तो आपका स्पाउस लिख दीजिए, अगर आपका बेटा है, आपकी मदर है, फादर है, जो भी है आप रिलेशन वो आप दे दीजिए। और यहाँ पे लिखना है एज, नॉमिनी का एज, कि नॉमिनी का एज कितना हो रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे नॉमिनी का एज लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जो नॉमिनी आप दे रहे हैं 18 साल से छोटा है तो एक गार्जियन का डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है। गार्जियन का क्या नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, कितना एज है और क्या एड्रेस है। लेकिन अगर नॉमिनी 18 साल से बड़ा है तो आपको ये चीज़ भरने का जरूरत नहीं है, आप इसे खाली छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो विटनेस है। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट विटनेस और यहाँ पे सेकंड विटनेस। ठीक है। ये आपको भरना पड़ेगा और ये सिर्फ उसी के लिए भरना है जो कि थंब इम्प्रेशन लगाते हैं। ठीक है। अगर आप अपने अकाउंट में साइन करते हैं, ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप साइन करते हैं तो आपको ये दोनों भरने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप साइन नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे दो विटनेस देना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आज का डेट लिख देना है, या यूं बोले कि जिस डेट में भी आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं उसका डेट लिख देना है और यहाँ पे जगह का नाम भर देना है। ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। तो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे टोटल 36 टर्म्स एंड कंडीशंस है बैंक का, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है, ये सिग्नेचर कार्ड है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है तो आप आज का डेट लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है कि आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं या करंट अकाउंट है, जो भी आपका है। तो मेरा सेविंग अकाउंट है तो हम सेविंग लिख दिए। यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है सबसे पहले तो। ठीक है। फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम कुछ है तो एक स्पेस छोड़ के मिडिल नेम, और उसके बाद लास्ट नेम। तो जैसा भी आपका नाम है आप लिख दीजिए। यहाँ पे CF नंबर का जगह है तो आपके पास अभी CF नंबर नहीं होगा तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन पूछा जा रहा है। अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो आप चुपचाप सेल्फ में टिक कर देंगे। अगर ज्वाइंट है तो फिर आपको देख लेना है कि आपको आइदर सर्वाइवर रखना है, फॉर्मर सर्वाइवर या एनी सर्वाइवर, ज्वाइंटली जैसा भी रखना है आप रख सकते हैं। मतलब कि अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आप लेन देन अपने अकाउंट में कैसा चाहते हैं। मान लीजिए दोनों में से कोई भी पैसा उठा सकते हैं तो आइदर सर्वाइवर रहेगा, दोनों मिलकर ही पैसा उठाना चाहते हैं तो ज्वाइंटली करेंगे। तो इस तरह से सब ज्वाइंट का केस में अगर आप सिंगल खुलवा रहे हैं तो आप सेल्फ में टिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो लगाना है। ठीक है। मतलब तुरंत का ही फोटो लगाना है, ये नहीं कि 5 साल पहले का फोटो लगा दे जिसमें आप पहचाने भी नहीं जा रहे हैं, ऐसा फोटो आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आपको रिसेंट एक फोटो लगाना है। कलर फोटो लगा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। पासपोर्ट साइज, और उसे गम से आपको लगाना है। ठीक है। प्लीज़ आप इसे स्टेपलर से स्टेपल नहीं करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। ठीक है।
और यहाँ पे फिर से आपको एक साइन कर देना है, ठीक है। तो 2 साइन आपको इधर लगाना है, एक फ़ोटो लगाना है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद और इसमें अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो सेकेंड एप्लीकेंट का इधर डिटेल होगा और थर्ड एप्लीकेंट का इधर होगा, ठीक है। अगर ज्वाइंट है तो आपका सेकंड का इधर और थर्ड का इधर। अगर आपका सिंगल है तो आपको यहाँ पे भर के इसे खाली छोड़ देना है बाकी को, ठीक है। बाकी यहाँ अकाउंट नंबर, डेट वगैरह है तो ये सब आपको छोड़ देना है। ये सब स्टाफ यूज के लिए है, मतलब ऑफिस यूज के लिए। तो इस तरह से हमारा ये पूरा फॉर्म कंप्लीट होता है। जैसे पूरा फॉर्म आप भर के अपने जो भी आप ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं वहाँ पे आप अपना फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। इसके साथ आप जो भी आईडी कार्ड दे रहे हैं, लाइक पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आप भर रहे हैं वो सब आपको ओरिजिनल भी रख लेना है और एक जेरोक्स कॉपी भी आपको रख लेना है, ठीक है। और आप जो भी जिसका भी आप अकाउंट खुलवा रहे हैं खुद ही आप प्लीज जाइए ब्रांच में। मतलब कभी कभी होता है कि हम घर वाले का अकाउंट खुलवा रहे हैं तो हम फॉर्म लेकर चले गए, ऐसा नहीं है। जिसका भी अकाउंट खुलवाना है आपको उसी का फॉर्म, उसी को ब्रांच में जाना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे आपका EKYC होता है, ठीक है। आपका आधार ऑथेंटिकेट किया जाएगा। सो आप खुद ही जाइए और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फोटो भी आप रख लीजिए अपना, और कुछ इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। जो भी आप अकाउंट में आपको पैसा जमा करना होगा वो पैसा आप रख के जाइए और ये पूरा फॉर्म भर के इस तरह से आप अपने अगर ब्रांच में जमा कर देते हैं तो कुछ दिन में लाइक 1 सप्ताह में आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपको अकाउंट नंबर, पासबुक वगैरह जो भी है आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।